नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एलटी पेडागोजी उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम एलटी की, और एलटी में भी पेडागोजी सेक्शन की 30 मार्क्स की। पिछले वीडियो में, इस श्रृंखला के पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम वृद्धि और विकास की बात कर रहे थे, यूनिट 3 की बात कर रहे थे। तो यूनिट 3 में वृद्धि और विकास पहला टॉपिक हमारा चल रहा था, ये हमने शुरू किया। और पिछले टॉपिक में हमने वृद्धि के विषय में उसका अर्थ परिभाषा, विकास उसका अर्थ परिभाषा, और फिर वृद्धि और विकास में अंतर ये समझा था। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो देखिए, उसका मुख्य बिंदु ये रहेगा, विकास के जो सोर्स हैं, सोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट जो हैं, एक तो इसकी चर्चा करेंगे, और दूसरा चर्चा करेंगे हम ये विकास की जो अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो हैं, इनसे सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं। और स्पेशली रॉस और हरलॉक, दो व्यक्तियों के बारे में पूछा गया है, रॉस और हरलॉक के बारे में। तो रॉस हरलॉक ने जो बात कही वो पढ़ेंगे, और एक हम इससे आगे पढ़ेंगे पियाजे, वाइगोट्स्की और कोहलबर्ग को, वाइगोट्स्की और कोहलबर्ग को। और यहाँ हमारी बहुत सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, और इनके अनुसार इनकी स्टेजेस जो हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो इस बात को समझने के लिए हम शुरू करते हैं विकास के जो स्रोत हैं। वो विकास के स्रोत, अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करके उसे देख लें, और फिर से नोट। आप में से बहुत सारे लोगों ने फोन करके कहा कि वो लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, और अच्छा लगा ये सुन के। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं इन वीडियोस को, और लगातार इनसे अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ये जानकर बहुत खुशी हो रही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने व्यक्तिगत रूप से फोन करके ये बात कही कि हमें तेजी से उनको वीडियो देनी है, और हम इस बात के लिए डेडिकेटेड हैं कि हम तेजी से ये वीडियोज आपके पास ऐप के माध्यम से कंप्लीट कोर्स पहुंचा दें, और यूट्यूब में जितने हम डाल सकें अधिक से अधिक वीडियोज आपके लिए डालें। हाँ, एक बात और, वो जो पिछली बार मैंने आपसे कही, आप लोगों ने खुद ही किया, बहुत सारे लोगों को शेयर किया और सब्सक्राइब भी किया, तो इसके लिए बहुत सारा थैंक यू। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो कर ले। तो मैं शुरू कर रहा हूं विकास के स्रोत। विकास देखिए, जब हम कह रहे थे कि विकास अमूर्त धारणा है और जीवन पर्यंत चलती है, और विकास का मतलब है जो व्यक्ति के जीवन में, जीवों के जीवन में, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है क्रमबद्ध रूप से, उसी परिवर्तन को हम विकास कह रहे हैं। और तो विकास, इसका मतलब है परिवर्तन लगातार होते हैं, इसका मतलब है जीवन पर्यंत विकास चलता है। तो जन्म लेने से, यानी जन्म से भी पहले से, जब गर्भधारण की अवस्था होती है वहीं से विकास शुरू हो जाता है जीवों का। तो यहां से शुरू होकर के जीवन भर चलता है ये विकास, इसी की बात हो रही है। तो जब इसे जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिर होता कैसे है ये, इसका स्रोत क्या है। तो सबसे एक बेसिक बात होती है कि इसके स्रोत में जाएंगे तो 5-6 चीजें हैं। एक चीज है हमारा जो हेरिडिटी है, पहला, इसको कहते हैं वंशानुक्रम। तो हमारा वंशानुक्रम ना हमारे डेवलपमेंट का बेसिक रीजन है। जो जीन हमारे माँ पिता से हमारे अंदर आते हैं वो हमारे विकास का कारण बनते हैं। देखिए, जो आनुवांशिकी होती है, आनुवांशिकी मतलब पिछली पीढ़ियों से आने वाले गुण, और ये आनुवांशिकी गुण जो जीन के माध्यम से आते हैं, जीन से आने वाले गुण, इसलिए इनको कहते हैं जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जीन से आने वाले गुण जो होते हैं उनमें क्या क्या आता है, कैसे वो विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे हम देखेंगे कि कुछ लोगों में हेरिडिटिकली उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं बहुत अच्छे माइंड के प्रबुद्ध लोग होते हैं, तो उनके बच्चे बहुत अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा माना जाता है। अच्छा, जेनेटिक संरचना में जब हम इसे बायोलॉजी के हिसाब से समझते हैं तो उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ऐसा होता है, ऐसा यूनिवर्सली हो ये जरूरी नहीं, पर प्रायः ऐसा होता है कि वो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके बच्चों में वो गुण पाए जाते हैं। प्रायः यह भी होता है जिनमें ये गुण कम पाया जाता है, उनमें नहीं होते। लेकिन ये तो गौण चीजें हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं, जैसे जो रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, उन रोगों में जैसे एक रोग की बात करेंगे, वर्णांधता।
वर्णांधता में आप लोगों को शायद पता है, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं इसे। ये कलर ब्लाइंडनेस जो होती है ना, हेरिडिटिकल होती है। जैसे लाल का हरा दिखना और हरे का लाल दिखना, ये होता है। आपकी जानकारी में भी ये बात होगी। मतलब रंग हमें पहचान में नहीं आते, यही दो रंग, लाल का हरा दिखना और हरे का लाल दिखना, ये होता है इन लोगों के साथ। ये रोग जो है ना, ये रोग पेरेंट्स से आता है, हेरिडिटिकली आता है। अच्छा, जिसमें ये समस्या होगी, सपोज करें कि किसी बच्चे को स्मार्ट बोर्ड पर कोई चीज ऐसे रेड कलर में दिखाई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि ये रेड जो है ये पर्टिकुलर एक जगह को चिन्हित करता है, जो ज्वालामुखी को दिखाता है, गर्म जगहों को दिखाता है, ऐसा। और ग्रीन में दिखाया गया कि ये जंगल है, तो उसे जंगल तो दिख रहे हैं रेड कलर के, और जो वो ज्वालामुखी वाला एरिया है वो दिख रहा है ग्रीन कलर का। उसका ना परसेप्शन, जो कंसेप्ट होता है, वो बदल जाता है। सामान्य बच्चे दूसरे ढंग से समझते हैं, वो दूसरे ढंग से समझता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि उसके समझने का तरीका बदल जाता है इस वर्णांधता के कारण। इसके अलावा देखें तो जैसे कुछ डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सब पूछे नहीं जाएंगे आपसे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये ऐसे रोग हैं जो हेरिडिटिकली होते हैं। चूंकि उसने विकास पूछा है तो वो हमसे ये पूछ सकता है। ये जो सिंड्रोम होते हैं, ये जो बीमारियां होती हैं, ये हेरिडिटिकली होती हैं। जिनको ये बीमारियां होती हैं उनको समाज में, घर के अंदर, क्लासरूम में सीखने में दिक्कत होती है। अब सीखने में दिक्कत होती है तो डेवलपमेंट इफेक्ट होता है, विकास प्रभावित होता है। तो हम कह रहे हैं कि विकास के स्रोत में सबसे पहला स्रोत है वंशानुक्रम। तो ये समस्याएं, ये जो वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम इत्यादि लिख दे रहा हूं, इत्यादि जो समस्याएं हैं वो क्या हैं? समस्याएं विकास को प्रभावित करती हैं। विकास के स्रोत यही तो हैं, विकास को प्रभावित करती हैं। अच्छा, अगर किसी के अंदर ये चीजें नहीं होंगी, सामान्य जेनेटिकल क्वालिटीज आई होंगी या सामान्य से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई होंगी, तो वो चीजें उसे प्रभावित नहीं करेंगी और उसका विकास सामान्य होगा। अच्छा, एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं आहार, फूड हैबिट्स। ये जो आहार है हमारे यहाँ कहते हैं कि आहार से ही व्यवहार का निर्माण होता है। तो आहार जो होता है ना, वो कहते हैं कि पोषण युक्त होना चाहिए, पोषण युक्त आहार होना चाहिए। और पोषण युक्त आहार का मतलब है शरीर और मस्तिष्क दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला आहार, न्यूट्रिशियस फूड। अच्छा, इसी न्यूट्रिशियस फूड को लेकर के हमारे यहाँ 1975 में, 1975 में ICDS प्रोग्राम चलाया गया। ICDS, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कहते हैं इसे, समेकित बाल विकास स्कीम या योजना, समेकित बाल विकास योजना। तो इस समेकित का मतलब हुआ इंटीग्रेटेड, और इंटीग्रेटेड का मतलब जिसमें सबको शामिल किया जाए। अब इसके बाद आप देखेंगे तो जब बच्चों के लिए पोषण युक्त भोजन की बात होती है ना, इसके सेंटर में थे बच्चे। मतलब हम 1975 में ये चाहते थे कि भविष्य में भारत के बच्चे ऐसे हों जिनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी हो, जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से अधिक सशक्त हों। और सशक्त होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण था क्या? पोषण युक्त आहार, पोषण युक्त भोजन। और ये पोषण युक्त भोजन हम बच्चों को दे दें, उससे ज्यादा जरूरी है। इसलिए देखिए, विकास में ये समझना जरूरी था कि विकास गर्भावस्था से आरंभ हो जाता है। जब वो बाहर निकल के आएगा, जब वो भोजन करना शुरू करेगा, तब तो ठीक है, लेकिन जब वो माँ के गर्भ के अंदर है तो तब भी तो उसे पोषण मिलता है, पोषण से ही उसका आगे विकास होता है। उस समय उसे बेहतर भोजन मिले, इसके लिए जरूरी है कि उसकी माँ को बेहतर भोजन मिले। तो माताओं को और बच्चों को, दोनों को इस स्कीम से आच्छादित किया गया। क्या? महिलाएं, और स्पेशली गर्भवती महिलाएं और प्रसव करने वाली महिलाएं तथा बच्चे, दोनों के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। ये पूछेगा आपसे, तो इसके केंद्र में कौन था?
तो महिलाएं और बच्चे दोनों ही इसके केंद्र में थे। और मैंने उसका कारण बताया आपको, क्या? महिलाएं इसलिए क्योंकि बच्चों को जन्म उन्होंने ही देना है, तो गर्भवती जो महिलाएं हैं उन्हें भी ये मिलता रहे और जो बच्चे पैदा हो गए हैं उन्हें भी मिलता रहे, ताकि भविष्य के बच्चों के मस्तिष्क और शरीर और भावनाएं अच्छे से विकसित हो पाएं। ये इसका उद्देश्य था। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो विकास है ना, इसके स्रोत में मुख्य रूप से आनुवांशिकता या वंशानुक्रम तो है ही है, उसके अलावा ये हमारा आहार है और इसका एक बड़ा स्रोत जिसको आगे चल करके उसने टॉपिक के रूप में शामिल किया है वंशानुक्रम और वातावरण का योगदान। लेकिन यहाँ वातावरण के बारे में एक चीज जान लेते हैं। तो एक स्रोत होता है वातावरण। अच्छा, वातावरण को हम समाज भी कहते हैं, इसे समझ लें। तो समाज भी एक स्रोत है हमारे विकास का। मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपसे कह रहा था, जिन्होंने अभी तक वो पिछला वीडियो वृद्धि और विकास वाला नहीं देखा वो जरूर देख ले, उससे ही इसका कंसेप्ट बनेगा। हालांकि आप लोगों ने बहुत लोगों तक शेयर किया है, इससे हमें पता चलता है कि आप लोग बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। वातावरण जो है, कह रहा हूं कि इसको समाज कहते हैं। जब आप इस समाज की बात करेंगे ना, तो ये इंडिविजुअल जो व्यक्ति होता है, इसके अलावा इसके आसपास जितने भी होते हैं, XYZ जो भी हमारे आसपास होता है, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं, हमारे अलावा इस पूरी दुनिया जिससे हम घिरे हुए हैं, उसमें जो भी है वो हमारा समाज है। यानी जो हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता जो हैं, वो भी, हमारे जो बड़े छोटे भाई बहन हैं वो भी, तो ये परिवार जो है वो भी पूरा परिवार जितना है। उसके अलावा हमारा जो स्कूल है, हमारे जो सहपाठी हैं, हमारा जो अन्य समाज का हिस्सा है, वो सब समाज में आता है। तो ये वातावरण व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है और व्यक्ति में परिपक्वता को लाता है। तो वातावरण यानी व्यक्ति जिन व्यक्तियों से घिरा होता है उसे हम कह रहे हैं, जिन व्यक्तियों से घिरा होता है उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, इससे हम वाइगोत्स्की की भाषा में जाएं, आगे वाइगोत्स्की पढ़ना है हमने, तो उसमें वो कहते हैं कि व्यक्ति संस्कृति से प्रभावित होता है। अब संस्कृति से प्रभावित होता है तो इसका मतलब जो उसके आसपास घटित होता है उस सबसे वो प्रभावित होता है। अच्छा, तो व्यक्तियों से घिरा है, जिस व्यक्ति से घिरा है उसका प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति जिन व्यक्तियों से घिरा होता है उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये बात तो आपको ठीक से समझ में आ रही है कि जिस भाषा, बोली, परंपरा, आचरण, आचार, व्यवहार के बीच में हम रहते हैं, उस तरह का आचरण, व्यवहार, भाषा, बोली हम सीखते समझते हैं, तो वातावरण भी प्रभावित करता है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और प्रभावित करती है जिसको हम कहते हैं हेल्थ, स्वास्थ्य। मतलब ये भी एक स्रोत है डेवलपमेंट का। देखिए, हमने यहां से सामान्य और विशिष्ट बच्चों को पहले भी समझाया है। पहले एक बार कहा था कि बच्चे दो तरह के आपके पास, एक सामान्य, एक असामान्य। जो असामान्य है ना, उनको या तो चैलेंज है कोई फिजिकली या मेंटली या इमोशनली। तो स्वास्थ्य तीन तरह से, क्या? शारीरिक, मानसिक। बहुत बार आपने देखा होगा कुछ लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं, कुछ लोग आपने देखा होगा तुरंत चिड़चिड़े हो जाते हैं, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत नाराज हो जाते हैं, तुरंत खुश हो जाते हैं। मतलब वो इमोशनली बड़े अस्थिर होते हैं। तो शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से स्वस्थ। मैंने आपको महर्षि सुश्रुत का वो श्लोक पहले भी सुनाया था, स्वस्थम आत्मेंद्रिय मनः प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थम इत्याभिधीयते। जिसका आत्मा और मन प्रसन्न है, स्वस्थ उसी को कहा जाता है। और आत्मा और मन प्रसन्न कब होता है? जब हमारा ये स्वास्थ्य शारीरिक भी, मानसिक भी, इमोशनल भी ठीक होता है, तब हमारा ये लर्निंग जो है, जो डेवलपमेंट है, वो अच्छा होता है। ठीक, तो इससे भी ये हमारे विकास का एक स्रोत है। और एक स्रोत होता है हमारा जिसे हम
जनरली कहते तो जेंडर है, पर जेंडर कहना नहीं चाहिए, उसे कहना चाहिए सेक्स। सेक्स मतलब स्त्री पुरुष, या ये नेक्स्ट है हमारा, किसी व्यक्ति का स्त्री पुरुष या क्या थर्ड जेंडर हो जाना उसके विकास को बड़ा प्रभावित करता है। स्त्री होना, पुरुष होना और थर्ड जेंडर होना। देखा होगा आपने 2014 से पहले थर्ड जेंडर को स्कूल्स में या सरकारी नौकरी में कहीं पर कोई स्थान नहीं था। मतलब फॉर्म में कोई ऐसा कॉलम ही नहीं होता था, या तो भरना पड़ता था स्त्री या भरना पड़ता था पुरुष, और जो स्त्री और पुरुष नहीं है, थर्ड जेंडर है, उसके लिए कोई कॉलम हुआ ही नहीं करता था। अब ये समस्या स्कूलों में भी थी और उसके बाद नौकरियों में भी थी। जब बच्चा थर्ड जेंडर वाला बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा, क्योंकि स्कूल जाएगा तो उसको फॉर्म में भरना पड़ेगा या स्त्री या पुरुष, और अन्य कोई कैटेगरी होती ही नहीं थी। 2014 में ये बदलाव हुआ और एक अन्य कैटेगरी आई और थर्ड जेंडर को उसमें जगह मिली। तो अब बताएं, जब हमारे समाज में ये धारणा है कि इसे पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये स्त्री और पुरुष नहीं है, और हमारे समाज का भारत में लगभग 1% से ज्यादा लोग ऐसे रहते हैं, और भारत की कुल जनसंख्या इस समय करीब करीब 1 अरब 30 करोड़ के पार चली गई है। तो उस जनसंख्या में हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे हिस्से को हम छोड़ देते हैं। देखिए, ये तो एक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बायोलॉजिकल तरीका है कि वो थर्ड जेंडर है, बायोलॉजिकल तरीका है कि कोई स्त्री है, बायोलॉजिकल तरीका है कि कोई पुरुष है। लेकिन समाज की जो इसके बारे में धारणाएं हैं वो इसके विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमारे यहाँ लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हम अपने लड़कों से क्यों नहीं पूछते कि वो इतनी रात में कहां से आ रहे हैं, और हम लड़कियों से क्यों पूछते हैं। और जब हम लड़कियों से पूछते हैं तो हमें यह भी पूछना चाहिए, लड़कों से भी यह पूछना चाहिए कि वह कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, उन पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, हम उस सामाजिक धारणा को बदलना चाहते हैं कि लड़कियों का पालन पोषण और उनकी वृद्धि और जीवन की दिशा अलग तरह की होती है, लड़कों का अलग तरह का होता है। हमारे यहाँ चूंकि हम संरचनावाद से प्रभावित शिक्षा को पढ़ रहे हैं, और संरचनावाद का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक तरह की संभावना छुपी हुई है। तो वो स्त्री है, पुरुष है, थर्ड जेंडर है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, हर प्रकार की संभावना है और उस संभावना को विकसित करना है। तो हमारे विकास को हमारा यौन भी बहुत प्रभावित करता है। ठीक, हमारा वंशानुक्रम, हमारी जो हेरिडिटी है, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो ये स्वास्थ्य है और हमारा जो यौन है, इससे हम प्रभावित होते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल में ये बात कही, क्या स्त्री पुरुष और थर्ड जेंडर के प्रति समाज की जो धारणा है, इससे देखिए उनके पालन पोषण में, उनकी शिक्षा दीक्षा में बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसी को हम कह रहे हैं क्या, यौन का विकास पर प्रभाव। एक प्रश्न देखें, निम्न में से विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, प्रभावित करने वाला कारक है ऐसे, और इसके ऑप्शन में ए में स्वास्थ्य, बी में सामाजिक दृष्टिकोण, सी में आहार, और डी में उक्त सभी। यहां पर एक ऑप्शन नए तरीके का है, सामाजिक दृष्टिकोण, और इस सामाजिक दृष्टिकोण का मतलब वही है क्या, ये जो हमारा जेंडर है उसके प्रति समाज जो सोचता है, इसे हम कहते हैं, इसे एक और ऑप्शन से भी समझ सकते हैं आप, सामाजिक पूर्व धारणा, ऐसे भी कहते हैं, सामाजिक पूर्व धारणा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो शब्द है ना पेडागोगी के, इनको समझना जरूरी है, कई तरह से कहा जाता है, इसलिए मैं आपको इसकी बारीक बातें समझाना चाह रहा हूं कि इसे हमने ऐसे समझना है। अब देखिए,
रॉस और हरलॉक के अनुसार जो विकास की अवस्थाएं हैं ना, जरा सा उनको देख लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके टॉपिक का। ये यूनिट 3 में हम वृद्धि और विकास पढ़ रहे हैं और उसका वंशानुक्रम और वातावरण का उस पर प्रभाव पढ़ रहे हैं। तो देखें, रॉस तथा हरलॉक के अनुसार क्या विकास अवस्थाएं, यहां से सीधे सीधे सवाल पूछे हैं और हमें ये करने होते हैं। देखिए, रॉस ये मानते हैं कि जो ये विकास होता है ना, ये वृद्धि की तरह एक समय के बाद रुक जाता है। तो रॉस के अनुसार विकास अठारह वर्ष के बाद स्थगित हो जाता है, ये। अच्छा, जबकि हरलॉक ये मानते हैं, हरलॉक ने ये कहा विकास जीवन पर्यंत चलता है, तो ये दोनों की बेसिक थ्योरी में अंतर है। क्या इसका मतलब है जन्म से 18 वर्ष तक तो चलेगा और उसके बाद स्थगित हो जाएगा? तो इसका मतलब है कि ये विकास की अवस्थाएं भी जो होती होंगी तो वो 18 साल तक ही होती होंगी। ठीक है, तो इन्होंने विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया कि इन्होंने रॉस के अनुसार जो विकास की अवस्थाएं होती हैं ना, वो ऐसे होती हैं। रॉस के अनुसार विकास अवस्थाएं एक तरफ लिख लेते हैं रॉस के अनुसार और एक तरफ लिख लेते हैं हरलॉक के अनुसार, और इसकी संबंधित आयु लिख लेते हैं। और फिर दूसरी तरफ ये आप अलग से नीचे से भी लिख सकते हैं, हरलॉक के अनुसार, और दूसरा इनकी जो आयु है, संबंधित आयु वर्ग जो है, वो इन्होंने विभाजित किया, कितने से कितने वर्ष को क्या कहेंगे और कितने से कितने वर्ष को अलग अलग किन नामों से जानेंगे। मैं कह रहा हूं कि हरलॉक ने ये कहा कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसलिए देखें कि इन्होंने ज्यादा अवस्थाओं में इसे विभाजित किया। तो देखें, रॉस के अनुसार रॉस ने 4 अवस्थाओं में बांटा है। रॉस ने पहली अवस्था को कहा शैशवावस्था, और यह शैशवावस्था इन्होंने शुरू मानी 1 वर्ष से 3 वर्ष तक, 1 से 3 वर्ष तक ये शैशवावस्था होती है। अच्छा, दूसरी अवस्था को ये कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। हाँ, अब देखिए, कुछ ही लोगों के नाम हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे एक ये रॉस है और एक हरलॉक है, एक आगे चल के पियाजे हैं। इन तीनों के बारे में तो कम से कम ये एज ग्रुप को ध्यान रखना पड़ेगा, और ये आपको ध्यान रहेगा भी। मैं आपको अभी याद करवा देता हूं इसे। तो देखिए, जो पूर्व बाल्यावस्था है ना, वो 3 से 6 वर्ष की होती है। ठीक है, और जो उत्तर बाल्यावस्था है, वो उत्तर बाल्यावस्था ये 6 से 12 वर्ष तक की होती है। और इसके बाद जो अवस्था होती है उसको इन्होंने कहा किशोरावस्था, एडोलेसेंस, किशोरावस्था। और किशोरावस्था के लिए उन्होंने कहा ये 12 से 18 वर्ष तक होती है और विकास केवल यहीं तक होता है, तो विकास यहीं समाप्त हो जाता है। कौन कह रहे हैं विकास समाप्त हो गया? ये कह रहे हैं रॉस। ठीक, हरलॉक की धारणा बिल्कुल अलग है, और हरलॉक ने इस बात का खंडन किया। तो इन्होंने विकास की 11 अवस्थाएं बताई। कितनी? 11 अवस्थाएं, 11। ये 11 सब मैं नहीं लिख रहा हूं, केवल एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो लिख रहा हूं। उनके उपनाम के बारे में भी पूछा गया है, वो भी आपको बता रहा हूं। तो हरलॉक के इस पहले ही हिस्से से सीटेट ने सवाल पूछा। एक को इन्होंने कहा गर्भावस्था,
इसीलिए देखिए, हरलॉक ने अगर ये गर्भावस्था वाली बात न कही होती तो हमारी जो वो इंस्पिरेशन है ना, ICDS प्रोग्राम 1975 जो हमने चलाया, समेकित बाल विकास परियोजना जो चलाई, वो इंस्पिरेशन हमें नहीं मिलती, क्योंकि हरलॉक ने पहली अवस्था का नाम ही कहा क्या, गर्भावस्था। यानी बच्चे का विकास तो वहीं से शुरू हो गया, और गर्भावस्था जो होती है वो होती है गर्भधारण से जन्म तक, जहां से गर्भधारण किया वहां से लेके जहां तक जन्म होता है, से जन्म तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और अगर विकास की बात कहें तो ऐसा मनोविज्ञान में माना गया है कि सबसे महत्वपूर्ण विकास की अवस्था ये होती है, ये शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जहां जायगोट से लेके बच्चे के एक आकार के रूप में परिवर्तित होने की पूरी कहानी होती है। उसके अलावा इन्होंने एक शैशवावस्था कहा। शैशवावस्था देखिए उन्होंने भी कहा, हालांकि ये शैशवावस्था थोड़ा हिंदी की दृष्टि से ठीक शब्द नहीं है, शैशव होना चाहिए, और शैशव अपने आप में अवस्था को ही बताता है, शैशवावस्था। और ये जन्म से 2 सप्ताह तक होता है, तो जब भी जन्म ले लेता है वहां से 2 सप्ताह तक ये अवस्था रहती है, पहली और ये दूसरी। ये 2 बातें मैंने आपको हरलॉक के अनुसार बताई। और एक इन्होंने बताया बचपना अवस्था, ये नई बात है। बचपना अवस्था ये 2 सप्ताह से 3 वर्ष तक रहती है। 2 सप्ताह तक तो ये रहता है, 2 सप्ताह से 3 वर्ष तक। देखिए ना, ये पेडागोगी का वो सेक्शन है जो थोड़ा बोर करता है आपको, पर बोर होने की स्थिति नहीं है आपके पास, क्योंकि हमने इनको स्टेज वाइज बांट करके यहाँ से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना उन्हें समझना है। मैं इसीलिए आपको इसके सब लिखा ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं इन्होंने 11 अवस्थाएं बताई, मैं केवल आपको 4 लिखा रहा हूं और चौथी लिखा रहा हूं। क्या, एक इन्होंने कहा वय संधि की अवस्था, और ये भी पूछ लिया गया है एग्जाम में, वय संधि की अवस्था, वय संधि। और ये वय संधि क्या होती है, जो 12 से 14 वर्ष की होती है ना, 12 से 14 वर्ष, 14 ईयर तक। अच्छा, वय संधि मतलब जहां दो एज ग्रुप मिलते हैं, बचपन और किशोरावस्था जहां मिलती है ना, उस अवस्था को इन्होंने कहा है वय संधि की अवस्था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। शैशवावस्था देखें, यहाँ पहला ये शैशवावस्था लिखा है 1 से 3 साल, मतलब जहां से पैदा हुआ वहां से 3 साल तक की एज को रॉस, ये शैशवावस्था कह रहे हैं। लेकिन ये देखो शैशवावस्था किसे कह रहे हैं, जो केवल 2 सप्ताह तक का समय है। इनकी तो शुरुआत मतलब पैदा होने के बाद तो 2 सप्ताह से ही ये शुरू मानते हैं, उससे पहले तो गर्भावस्था है। तो 2 सप्ताह तक का एक पीरियड अलग से हरलॉक ने माना है, बड़ा सेंसिटिव होता है वो, फिजिकली बच्चा बहुत सॉफ्ट नर्म होता है, इसलिए फिजिकली भी, इसलिए कि उसके जो सेंसरी मोटर्स होते हैं, सेंसरी चीजें जो होती हैं जो सेंस करती हैं, जैसे आंख में रोशनी बहुत तेज नहीं जानी चाहिए, उसकी आंखें चौधिया सकती हैं, उसकी आंख की रोशनी जा सकती है, बड़ा सेंसिटिव पीरियड होता है। इसको पहली बार इन्होंने ही ये समझा कि ये एक महत्वपूर्ण पीरियड होता है 2 सप्ताह तक का, ठीक है। अच्छा, वय संधि और इन सब के बारे में 2-3-4 लाइनें आपको अलग से मैं लिखवाऊं, तो इनके बारे में, ये हुई हरलॉक के अनुसार और रॉस के अनुसार। रॉस ने देखिए कहा कि 18 वर्ष में स्थगित हो जाता है विकास, और हरलॉक कह रहे हैं ये वृद्धावस्था तक चलता है, वृद्धावस्था तक चलता है। और शैशवावस्था के बारे में एक हेडिंग लिख लेंगे, विकास तथा उससे संबंधित परिवर्तन, विकास तथा संबंधित परिवर्तन, ठीक है। ये विकास तथा संबंधित परिवर्तन, ठीक। तो इसमें देखें कि जो शैशवावस्था होती है ना, उस शैशवावस्था में पहली ही लिखी हमने शैशवावस्था भी रॉस के अनुसार। शैशवावस्था वो जो हरलॉक के अनुसार है
उसमें भी ये पीरियड शामिल होता है। मतलब जो रॉस का एक जन्म से लेकर के 3 साल तक के लिए है और उनका जन्म से 2 सप्ताह तक है, तो ये पीरियड आपस में मिलता है, ये समय ड्यूरेशन आपस में मिलता है। तो इस पर एक सवाल पूछा। अच्छा, एक धारणा आपने मनोविज्ञान में पढ़ी, उसको कहते हैं मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद ये आपने पढ़ा है, विश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के जो जनक थे वो सिगमंड फ्राइड थे। सिगमंड फ्राइड ने एक बात कही, क्या कि ये जो मनुष्य का मन है ना, वो 3 अलग अलग लेयर्स में बना हुआ है। वो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, जो आप जानते हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन, 3 परतों में बना हुआ है। तो उसकी पूरी संरचना, उस दिमाग की पूरी संरचना बनी कैसे है? ऐसे बनी है जो जो भावनाएं हमारे अंदर दब जाती हैं उससे हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। तो जो एकदम ऊपर होती हैं भावनाएं वो अलग हैं, जो बीच में दबी होती हैं, जो अवचेतन में हैं, जो थोड़ा सा पुश करने पर बाहर निकल आती हैं, वो अवचेतन में हैं, और जो सामान्यतः बाहर निकलती ही नहीं है उनको अचेतन में हम कहते हैं। तो उन्होंने, ये मनोविश्लेषणवाद के मानने वाले लोगों ने, जिसमें सिगमंड फ्राइड सबसे ऊपर हैं, उन्होंने ऐसा माना कि इस समय इलेक्ट्रा और ऑडियंस जो ग्रंथियां होती हैं, ये इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में, इलेक्ट्रा तथा ऑडियंस ग्रंथि जो होती है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारी एक ग्लैंड है जो हमारे सेंटिमेंट्स, इमोशन को एक्टिव करती है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि बच्चों में अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण बढ़ता है, ऐसा मनोविश्लेषण के सिगमंड फ्राइड मानते हैं। क्या? जैसे कोई बच्ची पैदा होगी, लड़की पैदा होगी, तो इसका अपने पिता के प्रति, और अगर कोई बच्चा पैदा होगा, लड़का पैदा होगा, तो उसका अपनी माता के प्रति बड़ा आकर्षण होता है। आकर्षण मतलब इन दोनों को प्यार, प्रेम होता है आपस में बहुत ज्यादा। भविष्य में जब भी कोई इनके बीच आएगा तो वो इनका दुश्मन हो जाएगा। इस ग्रंथि या इस इमोशन, इस भाव को बढ़ाने वाली जो ग्रंथि है उसको इलेक्ट्रा ग्रंथि कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रा और ऑडियंस ग्रंथि जो होती है इसी शैशवावस्था में बहुत एक्टिव हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा बच्चे माँ की गोद में, पिता की गोद में बहुत पसंद करते हैं। पर मनोविश्लेषणवाद के लोगों ने इसे इस तरह से नहीं लिया। इन्होंने इसे एक यौन आकर्षण के रूप में, सेक्सुअल अट्रैक्शन के रूप में कहा। मतलब बच्ची का पिता के प्रति और बच्चे का अपनी माता के प्रति ऐसा होता है। तो इस समय में ये ग्रंथि सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। अच्छा, इस अवस्था को, ये जो शैशवावस्था होती है ना, इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल होती है बच्चे को इस दुनिया के आने के बाद। वो पहली बार इतनी चीजें देखता है, इतनी आवाजें सुनता है, इतनी रोशनी और लाइट देखता है, तो उसको बहुत चीजों से ना समायोजन करना पड़ता है। इसलिए इस काल को ना समायोजन की अवस्था कहते हैं। किस काल को? ये शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं। इस पर सीधे सीधे सवाल पूछा है, निम्न में से किस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहा जाता है? याद करना पड़ेगा। इस चैप्टर में बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने पड़ेंगे। और एक होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के बारे में जाएंगे तो इस समय ना चीजों को जानने की इच्छा बहुत अधिक होती है। तो जो क्यूरियोसिटी होती है वो बहुत अधिक पैदा होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो है वो बहुत अधिक बच्चों में होती है। तो ये बाल्यावस्था होती है। चीजों को, हर चीज को नए तरीके से समझना, जानना, ये उनके केंद्र में होता है। और समूहों का विकास करने लगते हैं बच्चे। समूह मतलब जिस उनके दोस्त होने लगते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो समूह का विकास करने की धारणा इसी समय पैदा होती है। किस समय? बाल्यावस्था में समूह का विकास होता है। अच्छा, एक और बात, अभी मैं आपको पियाजे के अनुसार बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो पियाजे की जो अवस्था है ना उनको अलग से लिखाऊंगा, लेकिन यहाँ हरलॉक और रॉस ने जो अवस्थाएं बताई ना, उनसे
जो महत्वपूर्ण बातें पूछी जाती हैं उनको मैं आपको कह रहा हूं। एक अवस्था हमने अभी पढ़ी वयसंधि की अवस्था, ये देखिए तीसरी वयसंधि की अवस्था। और वयसंधि की अवस्था के बारे में सीधे सीधे पूछा है क्या कि निम्न में से किसे बाल्यावस्था और किशोरावस्था का सेतु कहा जाता है, तो इसे ही कहा जाता है बाल्यावस्था। ये देखिए इसके बारे में अगर वर्ष की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था ना 12 से 14 वर्ष, ये तो इसे किसका बाल्यावस्था तथा किसका किशोरावस्था के बीच के मध्य सेतु कहा जाता है। हाँ, मैं ये जानता हूं जो लोग बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो लोग प्रॉपर इसके नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कहीं कोई परेशानी होती है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे ये बात पूछ सकते हैं, उसका जैसे ही समय मिलेगा तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। हालांकि आप लोगों ने ऐप पर भी बहुत यूट्यूब पर भी बहुत सारे कमेंट्स किए हैं जिससे ये मोटिवेशन मिलता है कि हमें आपके लिए लगातार काम करना चाहिए, और यही प्रेरणा है इस काम के पीछे कि आप लोगों को वो स्टडी मटेरियल मिल पाए जिसके लिए आप बहुत परेशान हैं, वो आपको आसानी से मिल जाए। तो एक तो मटेरियल मिल जाए, चीजें मिल जाएं, और दूसरा वो आसानी से हम आपको समझा सकें, इस भाव से इस काम को कर रहे हैं, और यही हमारा समर्पण है कि आपका रिजल्ट आ जाए बहुत अच्छा। तो एक अवस्था है किशोरावस्था। अच्छा, स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था के बारे में जो सेंटेंस कहा वो आपको याद ही है क्या कि किशोरावस्था के बारे में स्टेनले हॉल ने कहा कि ये तनाव और तूफान की अवस्था है। तनाव व तूफान की अवस्था मतलब इस समय इमोशनल जो चेंजेस होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। तो इसमें तनाव भी होता है और तूफान भी आते हैं मन के अंदर और इमोशन के अंदर। तनाव व तूफान की अवस्था स्टेनले हॉल ने कहा है। ऐसा फैक्चुअल भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसने कहा, पहला, ठीक है। और दूसरा ये जानते हैं कि इसमें जो इमोशनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इमोशनल कॉन्ट्रडिक्शंस मतलब कभी लगता है कि नहीं ये सही है, कभी लगता है नहीं ये बिल्कुल गलत है। ये जो सही गलत और निर्णय न कर पाने की स्थिति होती है वो ना बहुत होती है इस बीच। तो इसको कहते हैं भावनात्मक अंतर्द्वंद्वों की अवस्था। भावनात्मक अंतर्द्वंद, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इमोशनल कॉन्ट्रडिक्शंस। मतलब कभी लगता है ये ठीक है, कभी लगता है ये ठीक नहीं है, ये भावनात्मक अंतर्द्वंद हैं। अंतर्द्वंद की अवस्था इसको कहते हैं, किसको, इसे आप पहचान लेंगे। किशोरावस्था में तनाव तूफान होता है तो भावनात्मक अंतर्द्वंद भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पूर्व बाल्यावस्था के विषय में बात रह गई। पूर्व बाल्यावस्था, क्योंकि यहां से बहुत सारे सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो किशोरावस्था, चूंकि किशोरावस्था की बात इसलिए की है ना पहले क्योंकि हमने वयसंधि की अवस्था पढ़ी, तो वयसंधि में अगर पूर्व बाल्यावस्था के बारे में बात करें ना तो पूर्व बाल्यावस्था को एज ऑफ टॉयज कहा जाता है। मतलब खिलौनों की आयु, बच्चे खिलौनों से खेलना बहुत पसंद करते हैं, इसे खिलौनों की आयु कहा जाता है। किसे, पूर्व बाल्यावस्था को। ये लगभग वो समय है जो 3 से 6 साल का या 2 से 7 साल के बीच का समय है, वो वाला समय है। और इस काल में बच्चे जो होते हैं ना वो, आगे पियाजे में और डिटेल से चीजें आएंगी, इसे इस समय बच्चे मूर्त अनुभवों से ज्यादा सीखते हैं। मूर्त अनुभवों से ज्यादा सीखते हैं का मतलब हुआ जिन चीजों को वो देख और छू सकते हैं उनसे ज्यादा सीखते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ये मार्कर है तो इसे छुएंगे तो बताएंगे इसके बारे में, लेकिन अगर उनसे किसी एक ऐसी चीज के बारे में कह दो कि जैसे कहो कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, तो अब वो इस बारे में कोई अनुमान नहीं लगा पाएंगे क्योंकि पृथ्वी और सूर्य
की गति के बारे में सोचना उनके बस की बात नहीं है, मतलब वो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता उसके बारे में वो सोच नहीं पाते हैं। ठीक, अच्छा, एक है उत्तर बाल्यावस्था। अच्छा, अगर थोड़ा सा आपका क्रमबद्धता गड़बड़ाई है तो किशोरावस्था पहले लिख दिया इसलिए, तो वो गड़बड़ाई है तो उसे हम इसके बाद भी आप समझ सकते हैं, नोट्स में इसके बाद भी लिख सकते हैं। तो ये जो उत्तर बाल्यावस्था होती है ना, इसमें बच्चे शर्माते बहुत हैं, और अगर जरा सी उनकी तारीफ कर दो तो गर्व बहुत करते हैं, मतलब उनको बड़ा प्राउड फील होता है, तो इसलिए इसको शर्म व गर्व की अवस्था कहते हैं। बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही पूछा हुआ है कि निम्न में से किस अवस्था को शर्म व गर्व की अवस्था कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में ऐसा होता है। 6-7 वर्ष के बाद लगभग 12 वर्षों तक के बच्चों में ये खूब पाया जाता है। जैसे उन्हें शाबाशी मिलती है ना तो बड़ा खुश होते हैं, तो इस खुशी को ही हम कह रहे हैं क्या, शर्म और गर्व की अवस्था। अच्छा, इसी समय बच्चों में क्या होता है ना, स्त्री और पुरुष होने के गुण आ जाते हैं। स्त्रियों में जो होता है वो लक्षण, और पुरुषों में जो होता है तो स्त्रियोचित, यानी जो स्त्रियों के लिए ठीक है, तथा जो पुरुषों के लिए ठीक है उसे कहते हैं पुरुषोचित, पुरुषों के लिए जो ठीक है। ठीक है, तो ये गुण ना स्त्रियोचित तथा पुरुषोचित व्यवहार आने लगता है। अच्छा, आपने देखा होगा इससे पहले दोनों भाई बहन आपस में बहुत खेलते हैं, लेकिन इस उम्र में जाते हैं तो वो बहन जो होती है वो अपनी सहेलियां बना लेती है, और भाई जो होता है वो अपने दोस्त बना लेता है। ये जो अंतर आता है ना इसी उम्र में आता है, क्योंकि स्त्रियोचित और पुरुषोचित गुण आने लगते हैं। ठीक है, व्यवहार आने लगते हैं ये। ठीक, तो ये है लॉक और रॉस और हरलॉक के अनुसार जो विभाजन था वो। ठीक है, और एक अवस्था और जिसको हमने हरलॉक ने कहा कि जो सीखने की अंतिम अवस्था या विकास की अंतिम अवस्था होती है उसे हम वृद्धावस्था कहते हैं। तो एज ऑफ डिग्रेडेशन कहते हैं उसे, ह्रास की आयु, उसके बारे में पूछा हुआ है। एज ऑफ डिग्रेडेशन, तो एक वो भी लिख लें क्या, वृद्धावस्था, वृद्ध हो जाने की अवस्था। इसे ह्रास, ह्रास मतलब डिग्रेडेशन, जहां चीजें घटने लगती हैं। इवन मैंने आपको वहां कहा था कि वृद्धि और विकास में, वृद्धि की जब बात करें तो यहाँ वजन भी और हाइट भी घटने लगती है, चीजें मसल्स मांसपेशियां जो होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं, तो इसे ह्रास की आयु, एज ऑफ डिग्रेडेशन, ह्रास की आयु कहा जाता है। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि इसमें फिजिकल फिटनेस, शारीरिक क्षमता तथा स्मृति, मेमोरी जो होती है वो कमजोर होने लगती है, स्मृति में गिरावट आने लगती है। बस इतनी सी बात, इससे आगे आने लगती है। इससे आगे देखें कि अब बचा आपके पास ये था क्या, विकास के स्रोत, और हरलॉक और रॉस का जो अनुभव है उनके अनुसार जो विकास की अवस्थाएं हैं, ये दो बातें हमने पढ़ ली। अब तीसरा हमारे पास है पियाजे, वाइगोट्स्की और कोहलबर्ग। तो पियाजे, वाइगोट्स्की और कोहलबर्ग को ठीक अगले हिस्से में करते हैं इसके बाद, और तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।